बच्चों, जय माता दी। माई सेल्फ जादूगर ऑफ मैथ्स। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जो कि अपन नॉर्मल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में बात की जा सकती है, जिसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे कैसे ये इंक्रीज होता गया और कैसे कैसे हमारी क्लास 11th 12th में भी यूज आया हमारा, है ना। देखिए, चैप्टर का नाम है, एक ऐसा चैप्टर जिससे आप लोग ऑलरेडी मुलाकात कर चुके हो क्लास 9th में। चैप्टर का नाम है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता क्या है, कैसे काम करता है, उस सब पे बात की जाएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया वो भी रिवाइज किया जाएगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने क्या पढ़ने वाले हैं वो भी माइंड मैप बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले माइंड मैप बनाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस चैप्टर में ये टॉपिक इंक्लूडेड हैं और कुछ कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली आपने ये मान के चलना कि 10th का जो पेपर जब भी एग्जामिनर सेट करता है तो कुछ कुछ फिक्स टाइप के ही पेपर हैं या फिर कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन सेटअप किए जाते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बेटा 9th क्लास से पहले हम लोग क्लास 8 7 6 पढ़ के आए हुए हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखते हैं। तो हम लोगों ने नंबर लाइन के अंदर तो प्लॉट करना सीख लिया, लेकिन अगर कोई मुझे बोले, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे मैंने एक 2D प्लेन ड्रॉ किया, दैट्स इट। अब अगर कोई कहे कि इस 2D प्लेन में किसी एक पॉइंट की लोकेशन बताओ, लोकेशन है ना, मुझे एक पॉइंट की लोकेशन बताना। अब लेट सपोज कि वो पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ पॉइंट P। अब इस पॉइंट की अगर लोकेशन मुझे पता करनी है तो डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट पर्सन है, हर पर्सन की थॉट प्रोसेस अलग है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो पर्सन ए आया, उसने कहा कि सर एक काम करो, लेफ़्ट से इतनी डिस्टेंस ले लो और राइट से इतनी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। हम ऐसा बोल देंगे कि 2D में लेफ्ट और राइट से इतना है, बिल्कुल करेक्ट है, वो कोई गलत नहीं है उसमें। एक दूसरा पर्सन आया, वो दूसरा पर्सन कह रहा है कि सर रुको रुको रुको, एक काम करो, एक लेफ्ट से ले लो और एक बॉटम से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। वो भी कह सकता है, वो भी अपने आप में करेक्ट है, कहने को दोनों करेक्ट है ना। तीसरा पर्सन आया, उसने कहा कि सर ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम तो छोड़ो, एक काम करो डायगोनली कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है। तो उसने कहा कि सर इस पॉइंट से ये डायगोनली इस तरफ से चले गए और इस वाले पॉइंट से डायगोनली इस तरफ चले गए, ये भी सही है। लेकिन बेटा इसमें गड़बड़ क्या हो रही है कि इस पॉइंट की जो लोकेशन है, इस पॉइंट को अगर मैं लोकेट करूं तो उस पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए हर एक पर्सन के लिए वो जो उस पॉइंट की लोकेशन है वो डिफरेंट आ रही है। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। जैसे सपोज करो मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, अब मेरे लिए या फिर किसी दूसरे पर्सन के लिए या फिर किसी तीसरे पर्सन के लिए दिल्ली तो एक जगह ही दिखाना चाहिए ना। हाँ, उस दिल्ली का पाथवे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दिल्ली की लोकेशन थोड़ी चेंज हो सकती है। ऐसा थोड़ी हो सकता है एक दिल्ली दिल्ली में है, दूसरा दिल्ली कोलकाता में है, तीसरा दिल्ली ऑस्ट्रेलिया में है ना। तो फिर क्या किया जाएगा? तो ये इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था एक मैथमेटिशियन थे जो तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, जिसका नाम था बेटा रेने डेस्कार्टेस। रेने डेस्कार्टेस। इन रेने डेस्कार्टेस मैथमेटिशियन भाई साहब का ये कहना था कि अगर हमें 2D प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को पता करना है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, नॉर्मली ऐसा होता भी है कि कोई भी पर्सन अगर कोई चीज़ इन्वेंट करता है तो वो चाहता है कि उसका नाम बरसों बरसों तक याद रखा जाए, है ना। कल को अगर तुम भी कुछ इवेंट बनाओगे, कुछ नया डिलीवर करोगे, तो तुम भी चाहोगे कि यार बरसों तक मेरा नाम याद रखा जाए। तो रेने डेस्कार्टिस भी जस्ट लाइक ए पर्सन ही था, तो उसने भी जो सिस्टम दिया वो सिस्टम उसके सरनेम से दिया। देखो इसका सरनेम क्या है बेटा, कार्टिस। तो इसने जो सिस्टम प्रोवाइड किया हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए, उस सिस्टम का नाम दिया बेटा कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, है ना। अब ये कार्टेशियन सिस्टम ने क्या कहा? अच्छा, कुछ डिफरेंट बुक्स में इस कार्टेशियन सिस्टम का अलग अलग नाम है। कोई इस कार्टेशियन सिस्टम को रेक्टेंगुलर सिस्टम भी कहता है, जो भी सही है, कहीं से लेके कहीं तक कुछ गलत नहीं है, दैट इज़ रेक्टेंगुलर सिस्टम। कुछ बुक्स में इसी रेक्टेंगुलर सिस्टम का नाम दिया हुआ है बेटा XY प्लेन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। अब देखिए क्या हुआ, क्या कि उस पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए रेने डेस्कार्टिस ने कुछ वर्क किया। वो जो वर्क किया उसको नाम दिया गया बेटा कार्टेशियन सिस्टम। और इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर रेने डेस्कार्टिस ने कहा कि आप एक काम करो कि एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करो, ऐसा कुछ, और एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो।
दैट्स इट। ये दोनों जहाँ पर मीट करें उस वाले पॉइंट को ओ बोला जाता है और इसका नाम दिया जाता है बेटा ओरिजिन। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो मैंने तुम्हारे साथ ड्रॉ करी है, ये जो नीचे वाला दिख रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को उसने बोला एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, इसको एक्स डैश एक्सिस भी बोला जा सकता है। इसी तरीके से वो जो वर्टिकल लाइन है उसको बोला गया बेटा ओ वाई पॉजिटिव डायरेक्शन, ओ वाई डैश नेगेटिव डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज नेगेटिव वैल्यू, और इसको बोला गया था वर्टिकल लाइन। अब अगेन एक और सवाल उठता है कि रेने डेस्कार्टिस ने सिस्टम तो दे दिया, लेकिन अब उस सिस्टम में लिखने का तरीका भी तो बताएगा। ऐसा थोड़ी कि कोई इन्वेंट चीज़ आदि करके छोड़ दी गई, उसको बताना होगा कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन कुछ इस तरह से डिनोट की जाएगी, यही तरीका ज़्यादा सूटेबल होगा। तो उसने कार्टेशियन सिस्टम में ऐसा कहा, टू फाइंड द लोकेशन, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट in कार्टेशियन प्लेन, in कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्टेशियन सिस्टम should be denoted as, should be denoted as, लेट सपोज कोई एक पॉइंट है बेटा P, उसको डिनोट करना है तो उसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल ब्रैकेट x कोमा वाई। ठीक है, ये बात दिमाग में क्लियर रखना कि स्मॉल ब्रैकेट ही लगाना है, कर्ली ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट या फिर कोई कलाकारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ब्रैकेट ना लगाएं तो भी गलत है ना। और कोई महाशय ऐसा सोच रहा है कि सर एक काम करो, पी एक्स कोमा वाई को मैं पी वाई कोमा एक्स भी तो लिख सकता हूँ, तो नहीं लिख सकते बेटा, है ना, बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसने कुछ सेट और रूल बना के ही वो चीज़ डिसाइड किया गया है। तो उसने ऐसा कहा कि किसी भी पॉइंट को लोकेट अगर किया जाएगा तो वो किस पॉइंट से किया जाएगा बेटा, पी एक्स कोमा वाई। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल के आई कि हाँ हमने डिनोट कर दिया, तो ये जो हम लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम बनाया था, ये जो ऊपर की तरफ तुम्हें दिख रहा है, दैट इज कार्टेशियन सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन, इसमें देखो हमारे पास 4 सेक्शन बन रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन, इसको मैं बोल रहा हूँ बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो बेटा वो होता है 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, that one is the third quadrant, and last one is the fourth quadrant. This one is the fourth quadrant. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ध्यान से देखो, अगर मैं कोई भी पॉइंट P को डिनोट करता हूँ बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसमें x भी पॉजिटिव आएगा और y भी पॉजिटिव आएगा। थोड़ा सा नॉर्मली सोचो कि अगर यहाँ पे रखूँगा तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू रखता हूँ तो x क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव, और y क्या आ रहा है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा तुम्हारे पास, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ठीक है, तो ये थोड़े से साइन तुम्हें याद होने चाहिए। अगेन मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम 10th क्लास में बैठे हुए हो तो 9th क्लास तुम्हें आता होगा, ये मैं 9th का रिवीजन करा रहा हूँ। तो अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो दैट इज उनका दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। अगर सेकंड में होता है तो x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। अब चीज़ें बड़ी आसान सी जा रही थी। आसान सी कैसे कि 2D प्लेन में किसी भी पॉइंट को डिनोट करना है तो वो एक मैथमेटिशियन ने बताया था जिसका नाम था रेने डेस्कार्टिस। उसने अपने नाम से कार्टेस वर्ड्स से कार्टेशियन सिस्टम दिया जिसको रेक्टेंगुलर सिस्टम या XY प्लेन भी बोला जाता था। उसने ऐसा किया कि एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, जहाँ पे वो मीट किया उसको ओरिजिन बोल दिया, और 4 क्वाड्रेंट बन गए। उन चारों क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स थे वो प्लस प्लस माइनस प्लस दोनों नेगेटिव एंड प्लस माइनस बन गए। एंड किसी भी पॉइंट को डिनोट करने का उसने तरीका बताया पी एक्स कोमा वाई। अब उसने फिर थोड़ा कहा कि थोड़े से टेक्निकल टर्म और इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो क्या टेक्निकल टर्म इंट्रोड्यूस किए उसने ये कहा कि ये जो किसी भी पॉइंट को लिखा जाएगा पी एक्स कोमा वाई, इसमें बेटा ये जो x होगा इस x को बोला जाएगा एब्सिसा, एंड ये जो y होगा इसको बोला जाएगा बेटा ऑर्डिनेट, है ना। रिमेंबर ये वर्ड्स जो हैं तुम्हारे क्वेश्चन में आ सकते हैं। पता चले कि क्वेश्चन में एब्सिसा वर्ड है नाम, अब हम तुम्हें पता ही नहीं है, तुम ब्लैंक हो गए सर ये एब्सिसा वर्ड क्या होता है। तो किसी भी कोऑर्डिनेट में जो x की वैल्यू होती है उसको बोला जाता है एब्सिसा, एंड ऑर्डिनेट होता है दैट इज अ वैल्यू ऑफ y इन एनी कोऑर्डिनेट। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लोग 10th का। ये तो नॉर्मली हम लोगों ने 9th के अंदर पढ़ा था। अब बात करते हैं हम लोग मेन जो हमारा 10th है कि भैया कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में कैसे वर्क करेगा। तो अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक फेक व्यू बताऊं, मैप बताऊं कि भैया इसका मैप क्या बनेगा, तो मैप के अकॉर्डिंग बात करें तो माइंड मैप के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 टॉपिक है बेटा, और पूरे 2 टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। पहला टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दैट्स इट। एंड सेकंड वन है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। इन दोनों पूरे फॉर्मूले पे हमारा पूरा 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड है। फर्स्ट वन इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेकंड वन इज द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आने वाला है, बस मेरे साथ बने रहना, लगातार कोशिश करते रहना। मेरा काम है तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तुम्हारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, मेहनत करना। मैथ्स इज ऑल अबाउट नॉट अबाउट द कॉन्सेप्ट और थ्योरी एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, दैट्स इट। हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू अटेम्प्ट, हाउ मच टाइम you are attempt, that will define your accuracy in the exam. Now see what is distance formula say. डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है बेटा कि जैसे मान लीजिए किसी भी 2D प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट हो, है ना, ये एक पॉइंट मैंने माना P। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं बेटा तो x1, y1, है ना, xy नहीं लिखा जा सकता क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 2 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दैट इज यहाँ मान लेते हैं हम लोग Q, दैट इज x2, y2। ओके, अब देखो तुम्हारे पास 2 पॉइंट मिल गए P x1, y1 एंड Q x2, y2। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, है ना, P एंड Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। दैट P Q की जो डिस्टेंस निकालनी है वो फॉर्मूला होता है रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब किसी महारथी के दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ सकती है कि सर ये डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर लग रहा है और आपने स्क्वायर रूट भी लगा लिया, तो क्यों ना इसको आसान कर लेते हैं। तो आसान करने में क्या कर लेते हैं सर, एक काम करते हैं, ये स्क्वायर रूट हटा लेते हैं ना, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो हमारा तो पी क्यू ये निकल के आ गया। बेटा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्लस में कभी भी स्क्वायर रूट को नहीं हटाया जा सकता। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। समझ में आया? तो डिस्टेंस फॉर्मूला केवल इतना सा कहता है कि तुम्हारे पास 2 पॉइंट हैं, उन 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। फर्स्ट पॉइंट इज x1, y1, सेकंड पॉइंट इज x2, y2 एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। अब यहाँ से कुछ नोट निकल के आते हैं, है ना। नोट कैसे निकल के आते हैं मेरे साथ साथ पहले नोट करना, फिर हम थोड़े थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन भी करना शुरू करेंगे। देखो पहला नोट हमसे ये कहता है, नोट वन ये कहता है कि इफ़ a x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3 okay are 3 non-collinear point, है ना। अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है बेटा। नॉन कोलिनियर का पॉइंट मतलब ये होता है कि एक लाइन पे लाइन नहीं कर रहे, मतलब अगर इनको मैं ज्वाइन करूँगा दैट इज a x1, y1, b x2, y2 एंड c x3, y3, तो मेरे पास 100% एक ट्राइंगल बनेगा c x3, y3। अब क्वेश्चन वाला हम लोगों से पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट, कि कौन से टाइप का ट्राइंगल बनेगा अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ। तो अब दिक्कत यह है कि हम केवल ड्रॉ करके पता नहीं लगा सकते कि हमने प्लॉट कर लिया और ड्रॉ कर लिया और पता लग गया, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, समझो। डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज में लेते हैं। इफ ऑल साइड इक्वल आ जाए, ए बी सी और ए सी तीनों इक्वल आ जाए, तो बेटा वो वाला टाइप का ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा तुम्हारे पास,
इक्विलेटरल ट्राइंगल बड़ा आसान सा है ना। ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, ए सी निकालनी है, कैसे निकालोगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तीनों साइड अगर इक्वल आ जाए तो कौन सा बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड थॉट प्रोसेस, अगर इफ टू साइड इक्वल, अगर बेटा दो साइड इक्वल आ जाए, अब अगर दो साइड इक्वल आएगी तो क्या खेल बनेगा? देखो ध्यान से बेटा, दो साइड इक्वल आएगी तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब लेकिन इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक थोड़ा सा और सोचना बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल तो बनेगा, दो साइड इक्वल है, लेकिन वो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है। तो एक बार राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में भी सोचना पड़ेगा, है ना। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है? देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा ट्राइंगल मिल जाए, दैट्स इट, यहाँ पे बेटा 5 मिला, यहाँ पे 5 मिला और यहाँ पे कितना मिल जाए? 5√2। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है ही सही, लेकिन बेटा राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, तो अगर किसी भी दो छोटी साइड का स्क्वायर थर्ड साइड जो कि इक्वल है, वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो वो क्या बन जाएगा बेटा? राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड थर्ड एंड द लास्ट वन, अगर ऑल साइड आर डिफरेंट, ऑल साइड आर डिफरेंट, इसमें क्या सोचना है? सेम चीज़ कि अगर सारी चीज़ें डिस्टेंस डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? वो कौन सा बनेगा बेटा? स्केल एंड ट्राइंगल। एंड स्केल एंड में भी अगेन अब वो वापस सोचना पड़ेगा, स्केल एंड में ये भी तो हो सकता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा हो, तो राइट एंगल के बारे में भी सोचना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम लोगों ने अभी तक केवल इतना पढ़ा है कि पहले तो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है कि आया कहाँ से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसने इन्वेंट किया, है ना, कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं। मेन हमारा जो 10th का सिलेबस है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम माइंड मैप, फर्स्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड इज डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला। ओके, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर नोट 2 की बात करता हूँ। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नॉर्मली हम लोगों को केवल प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 9,6 एंड 5,3। दैट्स इट, केवल इतना सा कह रहा है ना। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड ए बी इफ ए दिस एंड बी दिस। कैसे करेंगे? चलो सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरे साथ साथ तुम लोग भी करना शुरू करो। होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे से पहले तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। चलो, मैंने माना इसको a दैट इज़ 9,6 एंड दैट इज़ b 5,3। मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है ना। तो मैंने एक नॉर्मली सोचना कि अगर डायग्राम बना लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। हमारा दिमाग डायग्राम में ज़्यादा सोचता है ना। तो अब अगर मुझे ए बी निकालना है तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा बेटा? रूट, फॉर्मूला लगाओ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने इसको x1 y1 माना है और इसको x2 y2 माना है। कोई ये सोच रहा है कि सर एक काम करो ना, b को x1 y1 मान लो, 9 को a को x2 y2 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, है ना। ए बी की डिस्टेंस निकालो चाहे बी ए की डिस्टेंस निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि डिस्टेंस तो ए से बी जाना है चाहे बी से ए जाना है, दोनों में सेम आएगा। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, दैट इज़ 9 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू 9 माइनस 5 होता है 4, होप सो सबको पता होगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 6 माइनस 3 दैट इज़ 3, दैट इज़ 9। तो ए बी निकल के आ रहा है हमारे पास, दैट इज़ रूट 25। हो सकता है कई बार रूट से चीज़ें बाहर निकल जाए, नंबर्स बाहर निकल जाए, हो सकता है कई बार ना भी निकले, तो रूट में भी आंसर आना पॉसिबल है। तो हमारे पास ए बी कितना निकल के आ गया? दैट इज़ 5 यूनिट लिखना ना भूलें, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अब तो सबको समझ में भी आ गया होगा। लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि हमें क्या करना है। लेट्स सी, ये बोल रहा है कि इफ़ पी क्यू इक्वल टू 5 यूनिट देन फाइंड
then find x if p x, 6 and q 5, 3 है ना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगेन कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो क्वेश्चन वाला कह रहा है उसको 2 बार पढ़ो, दिमाग में थोड़ा सा व्यू बनाओ कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, एंड तक कैसे चलेंगे, ध्यान रखना है ना। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते अगर तुम्हारे दिमाग में ये व्यू बन गया कि क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप ये होगा और ऐसे करते करते मैं लास्ट स्टेप में आ जाऊँगा, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता उस क्वेश्चन में। लेट्स सी, कोशिश करते हैं। तो कोशिश ये कहती है कि ये p x, 6 एंड दैट इज़ q 5, 3 है ना। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाले ने कितना दिया हुआ है बेटा 5, हमें x की कैलकुलेशन निकालनी। अगेन मैं कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्वेश्चन वाले ने डिस्टेंस दे रखा है, पॉइंट्स गिवन है, केवल तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। अगेन मैं इसको मान रहा हूँ बेटा x1 y1 और इसको माना x2 y2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ऐसा लिख सकता हूँ pq स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। होप सो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखो pq कितना आ गया अपने पास 5, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो स्क्वायर रूट को तो नहीं हटा सकते, तो x माइनस 5 का स्क्वायर और ये कितना बन जाएगा बेटा 9। अब हमारे इसकी कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट दिक्कत करेगा, तो कोई चीज़ दिक्कत करिए तो उसको हटाते हैं। तो इसको कैसे हटाएं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बेटा जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज़ 25। यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 9। अब अगेन वापस वही बात, तुम लोग क्लास 10th में बैठे हो तो मैं ये मान के चलूँगा कि 9th 8th पास करके आए हो। वहाँ पे एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी तुम लोगों ने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेट्स अप्लाई दिस आइडेंटिटी ऑन टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो दैट इज़ x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 9। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ बेटा तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो रहा है, इधर बच रहा है 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। लेट्स मोर सिंप्लीफाइड, दैट इज 9 1 जा 9, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगेन फर्स्ट टू ब्रैकेट, फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकल के आ रहा है बेटा x, क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 9। अगले टू में से -1, दैट इज x माइनस 9। सिंप्लीफाई करोगे तो एक आएगा बेटा x माइनस 9 और एक आएगा x माइनस 1। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो अगर कोई तुम्हें ऐसा लिख के देता है कि a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करने के लिए a को भी 0 होना पड़ेगा और b को भी 0 होना पड़ेगा। सो x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक आंसर आया तुम्हारे पास 9 और एक आंसर कितना है बेटा 1, है ना। अगर थोड़े से जगे हुए हो, पूरी तरीके से जागरूक हो तो ध्यान से देखो, उस पहले वाले क्वेश्चन का ही कन्वर्स कराया है मैंने। पहला वाला क्वेश्चन ये था, उसमें 9,6 था, उसकी जगह मैंने x पुट कर दिया है, तो x के 2 आंसर आ गए और दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे नॉर्मल डिस्टेंस निकालना था, सेकंड टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी थी और डिस्टेंस दिया हुआ था। गॉट इट। चलो एक और थर्ड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीज आर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस ऑफ अगेन एंड अगेन ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फाइंड, लेट्स कलर द चेंज, फाइंड a point on x-axis, find a point on x-axis which is equidistant, ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, which is equidistant from 5,3 and -2,7। ओके, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि एक पॉइंट निकालना है बेटा एक्स एक्सिस पे जो कि 5,3 एंड -2,7 से इक्वल डिस्टेंस पर है।
इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये है कि इक्वल डिस्टेंस पर है। कैसे निकालेंगे, देखो करते हैं कोशिश। शुरुआत कहाँ से की जाए, है ना। पहला सवाल तो ये उठेगा कि सर शुरुआत कहाँ से करें। तो देखो पॉइंट कहाँ पे बोला गया, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है, लेट सपोज मैंने पी कंसीडर किया, तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा एक्स कोमा 0 होंगे ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वहाँ पे वाई क्या होते हैं 0। अगेन 9th क्लास को याद करना, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होते हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा एक्स कोमा 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो पी पॉइंट है ये दो अलग अलग पॉइंट है, एक पॉइंट है ए 5,3 और दूसरा पॉइंट है बी दैट इज -2,7 से इक्वल डिस्टेंस पर है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि पी ए किसके इक्वल है, पी बी के। कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, क्वेश्चन को पढ़ना 2 बार, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है उसको अप्लाई करते जाओ बस। अब बस क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। लेट्स सी अप्लाई करते हैं। देखो पी ए में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो क्या लगेगा, देखना ध्यान से। x -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर। होप सो ये समझ में आया होगा, है ना। देखो ये x1 माइनस x2 दैट इज y1 माइनस y2, है ना। यही तो किया हम लोगों ने, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देखना। देखो बेटा ऐसा बनेगा x -2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज 0 -7 का होल स्क्वायर। बड़े आसान सी इक्वेशंस हैं, केवल क्वेश्चन जो कह रहा है वो करते जाओ, साइन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब अगेन पहला दिक्कत क्या कि सर रूट आ गया, रूट को कैसे हटाएं, वही ब्रह्मास्त्र, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या बच जाएगा मेरे पास, x -5 का होल स्क्वायर 0 -3 का स्क्वायर दैट इज 9 दैट इज x + 2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज 7 का स्क्वायर दैट इज 49। नाउ इट्स अ सिंपल इक्वेशन, यू हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड द x। हाउ वी सॉल्व इट, दैट इज x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 9 एंड द सेकंड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 49। x square is cancel out, that is minus 10x 4x. So when we move the 4x to LHS then it become minus 14x. Let's simplify more easily, that is minus 10x and plus 34 LHS and 4x plus 53 RHS. यहाँ पे बेटा 10x दिया हुआ है, यहाँ पे 4x दिया हुआ है, 4x को इधर मूव करो तो कितना हो जाएगा माइनस का 14x। 34 को उधर लेके जाओगे दैट इज 53 माइनस 34 कितना बचेगा 16 और 3 दैट इज 19। तो माइनस 14x इक्वल टू कितना आ गया 19। x कितना आ जाएगा बेटा माइनस 19/4। सो द पॉइंट क्या होगा तुम्हारे पास माइनस 19/14 कोमा 0, है ना। लगा थोड़ा सा आइडिया, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसको साथ के साथ तुम भी अटेम्प्ट करते जाओगे तो ज़्यादा सीखोगे, है ना। केवल देखने से नहीं सीखी जाएगी मैथ्स, करने से होगा। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। अब की बार क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ था कि पॉइंट कहाँ पर है बेटा एक्स एक्सिस पे। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, उसमें एक एक्सिस थोड़ी होता है, उसमें तो दो एक्सिस होती है। तो एक तो एक्स एक्सिस भी होगा और दूसरा वाई एक्सिस भी होगा। लेट्स डू द अनदर क्वेश्चन विच इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। Question number 4. Find a point on y-axis such that it is equidistant, again the same word, equidistant from 2,3 and -3, -4, है ना। क्वेश्चन वही है, बस मैंने क्वेश्चन में एक चीज़ चेंज कर दी है कि वो पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए बेटा वाई एक्सिस पे। अगर मैं सॉल्यूशन शुरुआत करूँ तो अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मैंने पी माना तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा 0, y। इस P पॉइंट की डिस्टेंस A 2,3 एंड अनदर पॉइंट B
-3, -4 से इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट y। बड़ा आसान है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, केवल क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि कैसे शुरुआत की जाए। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए किसके इक्वल है बेटा, पी बी के। ओके, मैं अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, दैट इज रूट 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। द सेम फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब की बार इस वाले में मैं डायरेक्ट साइन चेंज कर रहा हूँ, 0 + 3 का होल स्क्वायर, y + 4 का होल स्क्वायर। अगर किसी के दिमाग में यार है सर आपने तो नेगेटिव बताया था, यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आ गया, तो बेटा यहाँ पे देखो x2 और y2 यहाँ के क्या नेगेटिव, तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ओके, नाउ जस्ट स्क्वायर रूट को हटाओ तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड को जब स्क्वायर करोगे तो ये बच जाएगा तुम्हारे पास 4y - 3 का होल स्क्वायर, इधर क्या बचेगा बेटा 9 + y + 4 का होल स्क्वायर। ये आएगा तुम्हारे पास 4 + y² + 4 - 4y = 9 + 16 + y² + 8y ना। नॉर्मल इक्वेशन लगाई है, नॉर्मल आइडेंटिटी को ओपन किया है। इधर वाले को सिंप्लीफाई करने से पहले y² से y² कैंसिल आउट, LHS में बन रहा है बेटा 8 - 4y, RHS में कितना बनेगा 25 + 8y, -4y + 8y कितना हो जाएगा बेटा -12y, एंड दैट इज 25 - 8, तो -12y = कितना हो जाएगा 17, तो y कितना निकल के आ जाएगा -17/12। ओके, समझना है, इसको करने की कोशिश करना। मैं एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है ना। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उन सब का वो मिक्सचर है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that the point P x, y is equidistant from A 2, 3 and B -2, 3 -2, 4 लिख लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और ये पीछे वाले क्वेश्चन से कैसे कनेक्टेड है वो भी बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो जितने भी नोट्स हैं तुम्हें PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड हो जाएंगे। फिर भी लेट्स ट्राई विद मी माई सेल्फ, जादूगर ऑफ मैथ्स। थैंक यू सो मच।